महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नामांकन पर्चे कल दाखिल हुए। वो अंतिम तिथि थी और अभी प्रचार शुरू होने वाला है। ये प्रचार के मुद्दे महाराष्ट्र में क्या रहेंगे, स्थानिक लेवल पर क्या रहेंगे और महाराष्ट्र के मुद्दे क्या रहेंगे, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। उनसे हम जान के लेंगे कि प्रचार के मुद्दे क्या होंगे। मुझे बताइए मिलिंद जी कि आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार की पक्ष है, आपके प्रचार के मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा पहला मुद्दा रहेगा अभी ये जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का। हमारे जो एमएलए है शेखर जी निकल साहब, उन्होंने जो 5 बरस में जो पूरा सिटी का और पूरा तालुका का और पूरा मतदार संघ का जो विकास किया है उसके ऊपर ही हम ध्यान देंगे और उसके ऊपर जोर देके, हमको भी पता है कि लोगों को क्या चाहिए था वो हमने सब कर दिया है। इसके जोर से हमारा वोटिंग हमको कैसा मिलेगा इस तरफ से हम ध्यान देंगे। मोदी जी, आपको ये इस बात पे आप सहमत हैं कि चिपळूण तालुका विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें कुछ विकास के काम हुए हैं और महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये मुद्दे लेके वो जाने वाले हैं। आपको आपका उस पर क्या राय है, आपकी क्या बयान है? विकास हर हर पार्टी का, हर एमएलए का एम रहता है कि चुन के आने के बाद विकास सब करने का, लेकिन विकास की दिशा है वो दिशा सही, विकास की जो दिशा है वो सही दिशा नहीं है। जहां उनको वोट मिले वहां ही वो विकास करे और जहां उनको वोट नहीं मिले वहां वो विकास नहीं करे। इसका मतलब ये है कि विकास करते वक्त भी वो जो एमएलए साहब है या राष्ट्रवादी अजित पवार के एमएलए निकम साहब, वो कुछ ना कुछ वो गलत कर रहे हैं कि जो उन्होंने सब वोटर्स ने जिता दिया है, लेकिन वो विकास करते वक्त वो दूसरा भाव पर रखते हैं, ऐसा हमारा कहना है। मैं क्रॉस करूं? बोलिए हाँ? बोलिए। अभी वो जो मोदी साहब बोल रहे हैं जहां वोट मिला है वहां ही विकास किया है। हमारे सामने जो शहर है, मैं शहर के बारे में ज्यादा से ध्यान दे रहा हूँ। शहर के बारे में जहां जहां वोट नहीं मिला वहां भी हमने विकास किया है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मोदी साहब ने हाँ के ना बोलने का खाली कि मोदी साहब का जो वार्ड है बालकृष्ण राधा कृष्ण नगर जो बोलते हैं, उधर भी हमने जो भी करने का था उधर अभी मैंने उधर एक जिम दिया है, कुछ रास्ते का काम हमने हमारे ध्यान पे है, गटार का काम हमारे ध्यान पे है, वो भी हम कर रहे हैं। और जो इसके साथ ये बोल रहे हैं कि हमारे उधर कुछ किया नहीं, वो अलग है कि वो विरुद्ध पार्टी है इसलिए किया नहीं, वो साफ बात गलत है। हमने जो किया है वो पूरा शहर में किया है। हम तालुका लेवल पर जाएंगे। आप कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष हैं और आपने प्रशांत यादव जो उम्मीदवार शेखर निकम के सामने खड़े हुए हैं उनको सपोर्ट किया है। क्या आपकी क्या उसमें सोच है, क्या राय है? सबसे पहले जो 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ वही ट्रेंड महाराष्ट्र में रहने वाला है। लोकसभा का चुनाव हो वही ट्रेंड विधानसभा में भी होने वाला है। अपने देश में पूरे जहाँ पे ये देश हजारों गांव है, हजारों भाषा है, हजारों संस्कृति है, उसके ऊपर चलता है। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराजों ने राज किया, मुगलों से महाराष्ट्र को आजाद किया। वैसे महाराष्ट्र, मुंबई जो पहले गुजरात में थी वो महाराष्ट्र में आया क्योंकि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहते थे। ये लड़ाई विधानसभा की, महाराष्ट्र की अस्मिता और जो गद्दारी हुई है, ये जो चुनाव देश में चल रही है और राज्य में चल रही है, ये सब पैसे के दम पे चल रहे हैं, लोगों इनके खिलाफ है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मूल शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई, उनकी पार्टी तोड़ी। उसके बाद में मूल राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार साहब ने बनाई, उसको तोड़ी। पहले हम चुनाव में आमदार इधर उधर से जाते थे, अब ऐसा है कि देश में और राज्य में संविधान है ही नहीं, संविधान का राज्य ही नहीं है। आपको क्या कहना है कि लोकसभा में जो ट्रेंड है वो अभी वो बरकरार रहेगा इस विधानसभा में? महाराष्ट्र का चुनाव गद्दारों को माफ नहीं करता। जिसने गद्दारी की उनको सजा दिलाता है। और ये चुनाव महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में 180 से 200 सीट लाके आएंगे। आपको क्या लगता है सर कि एक आप सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सब चुनाव देखे, लोकसभा का एक ट्रेंड है, विधानसभा का एक ट्रेंड है, तो कौन सा मुद्दा चलेगा महाराष्ट्र में? जो सोशल वर्कर है और जो चिंतक है, जो विचार करते हैं, उनको ये लग रहा है कि इन 5 बरस में या 3-4 बरस में
जब से नया सरकार महाराष्ट्र में आया है, वो लोकशाही के ऊपर वो हमला है और वो संविधान पर कार्य करते हैं। जो संविधानवादी लोग हैं वो हमेशा महाविकास आघाड़ी के साथ रहे हैं और मैं खुद पूज्य गांधी प्रतिष्ठान चित्रकूट का अध्यक्ष हूँ और निर्भय बनो भारत जोड़ो इस आंदोलन में भी मैं काम कर तो रहा हूँ। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? और हम ये जो महाविकास आघाड़ी के प्रशांत यादव वो भी अच्छे हैं और उनको महाविकास आघाड़ी को हम सपोर्ट करते हैं। सर आप क्या बोलेंगे इस ऊपर? ये मुद्दे को लेकर हम जाएंगे और बात करेंगे, तो आप क्या किस मुद्दे पर लेके बात करेंगे? Democracy is the best policy of India. Also, democracy खतरे में है अभी अभी, तो क्या करना चाहिए आपको लगता है? तो चेंज करना चाहिए ना, तो तो चेंज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करना चाहिए और डेमोक्रेसी बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं अभी और कुछ पार्टियों जो मेंबर है पदाधिकारी उनके साथ मैं बात करना चाहता हूँ। विजय चिखले हो जो भाजपा के पदाधिकारी है, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आपके प्रचार के मुद्दे क्या रहते हैं। आपने सपोर्ट किया है क्षेत्र निगम को, आपके पार्टी ने सपोर्ट किया है, महायुति है, तो इसके इधर के जो लोकल मुद्दे क्या है, बेसिक मुद्दे क्या है? बेसिकली क्या है कि जो विकास का एजेंडा बीजेपी ने रखा है, जो सम्माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने विकास की राह पर देश को जिस तरह से आके लेके गए, वही एजेंडा पूरे देश में अब लागू हो रहा है और उनके विकास के एजेंडे को सही मानकर ही बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। अभी अभी हमारे दोस्त ने बोला कि महाराष्ट्र में ये पक्ष फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा एक सिंपल सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ये इंदिरा कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, तो इसका मतलब ये है, ये हमारे कांग्रेस के दोस्त बोल रहे हैं कि इंदिरा कांग्रेस के गद्दार शरद पवार, ये इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है। दूसरी बात ये है कि जो संविधान बचाओ वगैरह ये सब फेक नैरेटिव था, उसकी अब धज्जियां उड़ गई है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन लोकसभा में भी महाविकास आघाड़ी या इंडी आघाड़ी जो बोल रहे हैं, उनके सीट कितना है? खुद इंदिरा कांग्रेस के खाली 99 सीट आए। तो आप क्या बोल रहे इसका मतलब ये है कि मोदी जी को, खुद को, बीजेपी को 240 सीट अगर उनकी आई है, तो लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बन गए। ये इस देश में नेहरू खानदान के बाद एक विक्रम है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसका असर लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, 99 सीट आके भी हम ही जैसा हमारा ही पीएम बन गए, इस तरह से उछल कूद कर रहे हैं। ये सही बात है। दूसरी बात, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। हर एक ने बता दिया कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जब तक चांद सूरज है तब तक ये संविधान बरकरार रहेगा। ये सब बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बताई है। लेकिन इन लोगों का जो फेक नैरेटिव है कि ये जात जात में फूट डालकर अपना वोट का कामकाज करना चाहते हैं, एजेंडा सेट करना चाहते हैं, इन लोगों को देश की अखंडता, एकता अच्छी नहीं लगती है। ये मेरा सीधा सीधा इन लोगों पे आरोप है, क्योंकि ये लोग, अभी राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात करते हैं। मैं एक बात पूछता हूं, जाति गणना खाली हिंदू की क्यों हो? मुस्लिम समाज में भी जाति है, उन पे भी लोहार है, उन पे भी सोनार है, उन पे भी चर्मकार समाज है, उनके भी है। लेकिन उनकी जाति की कोई जनगणना की बात करता है क्या इन लोगों में से? ये लोग खाली एक दूसरे को लड़ा के अपनी वोट की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, बाकी उसमें कुछ दम नहीं है। बात ये रह गई कि संविधान वगैरह जो है वो स्टेट का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो था सेंट्रल का। अभी ये जो बात बता रहे वो, इसका कोई भी असर इस इलेक्शन में महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं पड़ेगा और पूरे बहुमत के साथ महायुति का सरकार इस महाराष्ट्र में 100% आएगा। आप इस बात में क्या मुद्दा आप खंडन करना चाहते हैं? वो फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं, आपको इस पर क्या कहना है? ये फेक नेगेटिव नहीं, सही है। महाराष्ट्र में 3 साढ़े 3 साल हो गए, पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका
कौन सा भी चुनाव ये नहीं कर रहे, ये डर के वजह से चुनाव नहीं कर रहे। संविधान की बात इनको करने की क्या, राज्यपाल ने 12 MLA की उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तभी कहते इन्होंने साइन नहीं की। और जो वो भरत कोशाग्री था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इनको, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया, भरत जो इनका राज्यपाल था मुंबई से सैकड़ों करोड़ रुपए लेके अपने गांव उधर गया। कौन सा ये कानून है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर होता है क्या, वो ऊपर खाली है मगर क्या है उसने पार्टी में राज्य में दखल नहीं देना मांगता है। तो ये सारे मुद्दे राज्यपाल ही तो पहले कभी ऐसा हुआ था, पार्टी टूटी, पार्टी टूटने के बाद वो चुनाव चिन्ह भी उस पार्टी को दे रहे, शरद पवार ने पार्टी बनाई, आप चिन्ह भी अजित पवार को दे रहे, उद्धव ठाकरे ने, बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई, पार्टी तोड़ी, चुनाव सब भगा के लेके जा रहे। ये बात बाकी आप सारे जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, वो लोकल जमीनी स्तर पर जाएगा क्या, लोगों का असर हो जाएगा क्या? है असर, लोगों में चुनाव नहीं हो रहे, ग्राम पंचायत, सरपंच, नगर पालिका सब लोग संविधान के तो ये मुद्दा लेके आप लोगों के पास जा रहे हैं? हाँ जा रहे, संविधान को सही में खतरा है, ये फेक नेगेटिव नहीं बोल रहे। विकास का मुद्दा क्या है? ये देश अदानी अंबानी के हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी है, महंगाई, पेट्रोल पे आज देश में 52 रुपए टैक्स है, केंद्र और राज्य मिला के, डीजल पे 52 रुपए टैक्स है। यही 2014 में पेट्रोल पे 9.5 रुपए टैक्स था, डीजल पे 4.5 रुपए टैक्स था। ये सब आम जनता का पैसा GST और टैक्स के माध्यम से लूट रहे हैं, ये देश को लूट के अंबानी अदानी के हाथ में दे रहे, ये प्राइवेटाइजेशन, ये सब संविधान के खिलाफ है। आप क्या बोल रहे हैं? ये जो बात कर रहे हैं GST टैक्स का जो कलेक्ट हो रहा है, अपने देश में 140 करोड़ के देश में खाली 7.5-7 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो टैक्स कलेक्शन होना जरूरी है या नहीं है, ये पहली बात। तो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से GST सक्सेसफुली अब रन हो रहा है, इन लोगों को इसकी भी दिक्कत है। इससे GST का जो संकलन हर महीने का बढ़ रहा है, ये इन लोगों की सब प्रॉब्लम है। जो 2 नंबर के कारोबारी थे उनका कारोबार बंद हो रहा है, ये इनका प्रॉब्लम है। 2 नंबर के कारोबारी से किसी देश की उन्नति हो सकती है क्या, इसका इन लोगों को पहले जवाब देना चाहिए। ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, आपने आपका प्रशांत यादव को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो मुद्दे उठा रहे हैं ये लोगों तक पहुंचे गए हैं, कैसा लगता है? पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहे, पार्टी का वो उम्मीदवार है, पहली बात। राष्ट्रवादी का उम्मीदवार प्रशांत यादव है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो है वो सेक्युलरिज्म पे चलने वाली है। महाराष्ट्र में हर बार पक्ष का इलेक्शन जब आता है, हर पार्टी शाहू फुले अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन इनको अधिकार नहीं शाहू फुले अम्बेडकर का नाम लेने का। अभी मेरे दोस्त ने बताया कि संविधान बदलने के बाद नैरेटिव फेक किया था, 400 लोग आते हैं जब चुन के खासदार, तो वो बदल सकते संविधान। और उनके 4 लोगों ने, आनंद हेगड़े जैसे मंत्री ने भी बताया था, उसका इन्होंने कभी खंडन नहीं किया कि उन्होंने बताया था हम संविधान बदलने वाले हैं, उसका उन्होंने खंडन नहीं किया था। उनका ही अभी महाराष्ट्र का एक आदमी है, वो बोलता है जाते जाते मैं तेल निर्माण कर रहा मैं मशीन में घुसकर मारूंगा। ये धर्म का तेल निर्माण कर रही है, इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं। अभी परसों ही देखो तुमने, ये लाडली बहन जो बोलते, परसों ही डॉक्टर थोरात बोल के औरत है उधर एक वसंत देशमुख ने जो शब्द निकाला, उसको 24 घंटे में जामीन मिल गए। जामीन इनको मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका भी खंडन नहीं उन्होंने किया। उनका जो उम्मीदवार उधर बैठा था स्टेज पे, वो तो बोल रहा था मैंने सुना नहीं, बाद में बोलता है खंडन करता है। अरे उसको बिठाना चाहिए था, ये तो तेरे पिता जैसी उम्र का है, वो उसको बोलना चाहिए था शाहू फुले अम्बेडकर ये नाम नहीं ले सकते, इसलिए उनको अम्बेडकर का संविधान बदलने का है। फुले के बारे में उनके जो राज्यपाल थे कोश्यारी, वो क्या बोले थे आपको सबको मालूम है, इसलिए उनको संविधान पे बोलने का कोई तो कैसा नहीं। लोकसभा में जो मुद्दे उठाए गए वही मुद्दे अभी विधानसभा में चलेगा? लोकसभा के मुद्दे अलग थे, विधानसभा के मुद्दे अलग है। इधर पहला मुद्दा रहता है तुम्हारा जो डेवलपमेंट है, इधर के जो MLA उन्होंने डेवलपमेंट किया है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ तुमको चुन के कौन देता है, मतदार देता है। जब कोई 5 वर्ष में एक इलेक्शन आता है, उनका इलेक्शन में एक एजेंडा रहता है भारत पक्ष का, ये एजेंडा देख के लोग उम्मीदवार को मत नहीं देते, वो पक्ष के आदमी को पक्ष को मत देते, जो चिन्ह रहते उसको मत देते। अगर तुम चुन के आए हो, तो चुन के जिस पक्ष के साथ आए, तो बाद में बोलते हो मैं विकास के लिए जाता हूँ, विकास के लिए जाता हूँ, तो जो चद्दर उठाने वाले नीचे के लोग रहते हैं वो उधर ही रहते हैं, उनका आपस में झगड़ा रहता है, कोर्ट कचहरी रहता है, और ये लोग गले में मिल जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप एकनाथ शिंदे की पार्टी की से हैं, और जो एकनाथ शिंदे जी ने कुछ स्कीम लाई है, वो क्या असर पड़ रही है उसका? एकनाथ जी शिंदे जो चल रहा है क्या मुद्दे वो चल रहे हैं क्या? एकनाथ शिंदे जी ने जो अभी लाड़की बहन योजना जो लाई है, उसका इफेक्ट लोगों पे हो रहा है, क्योंकि जो हमारी माँ बहनें हैं
उनको एक नई स्कीम है ये, तो उनको 1500 रुपए हर महीने को देने का कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार कर रही है। पर असल तो ये चीज है कि महाराष्ट्र के अंदर अब जो चला है तो उसके अंदर यूपी के उम्मीदवार शेखर जी निकम कामयाब हो गए। आज की यहाँ की परिस्थिति ऐसी है। अभी इसने बोला कि फेक नैरेटिव से किया जा रहा है विरोधी पार्टी में, तो आपका जवाब क्या रहेगा? ये हमारे देश में जो कहा कि जाति जाति के अंदर तेड़ निर्माण करने का जो इन्होंने जो विषय निकाला, असल में इस बात को हम मुसलमानों को समझ के लेने की जरूरत है कि हमारे जो पार्टी के जो सारे मेंबर आना है उनका किसको कहना है, हम किसको मारेंगे, जो हमारे से बगावत करेंगे, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलेंगे, वो हमारे मुस्लिम दुश्मन है। जो ये काम नहीं करेंगे वो हमारे दोस्त है। मैं इस शिवसेना पार्टी में 1999 से काम कर रहा हूँ। एक भी ऐसा कोई भाषण या एक भी कोई चिपळूण के अंदर ऐसी घटना नहीं घटी है कि जिसके अंदर हमारी आपस में तनाव निर्माण हो। लोकसभा में मुस्लिम वोटर्स कम पड़े थे ऐसा बोला जा रहा है, तो अभी क्या होगा? अभी क्या सिचुएशन है? नहीं, यहाँ पे शेखर निकम जो अभी है वो यहाँ पे उन्होंने विकास किया है। ठीक है, हमारे भाई ने जो कहा कि विकास तो वो एमएलए का काम ही है, मगर इसके पहले भी एमएलए हो गए जिसने उसने अपने अपने ताकत के हिसाब से उन्होंने काम किया। मगर आज के जो एमएलए है उन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का विकास के निधि शहर के अंदर शेखर निकम ने ग्रामीण, किया। हाँ, शेखर निकम जी ने शहर और ग्रामीण भाग में लेके आए हैं, तो उसका तो समर्थन करना ही होगा। एक आदमी अगर गाड़ी सही से चला रहा है तो फिर ड्राइवर बदली करने की जरूरत नहीं है। आशीष जी, आपको क्या बोलना है? आप भाजपा का है। देखिए यहाँ अभी भी जो इलेक्शन है विधानसभा के इलेक्शन पूरा विकास कामों के ऊपर है। और हम आपके क्या मुद्दे रहेंगे? चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा में आप देखें तो यहाँ के जो कैंडिडेट है, यहाँ के उम्मीदवार है शेखर जी निकम साहब, उन्होंने गए लास्ट 5 साल में बहुत अच्छी तरह विकास काम किया। और मैं सिटी की तरफ से बोलूंगा कि सिटी में जो जो कमियां थी, मतलब अभी ग्रेविटी योजना है, जो हमारे बांधकाम मंत्री थे रविंद्र चौहान साहब, पालक मंत्री उदय सामंत साहब और शेखर निकम साहब और हम सब जो कॉर्पोरेट के मेंबर्स थे, उनसे प्रयत्न की वजह से आज 160 कोटी की पानी योजना का काम चिपळूण में हो रहा है। वैसे अनेक छोटे छोटे जो नारायण तालाब है, यहाँ का शिवाजी तो महाराज, लोकल मुद्दा उठाया जा हाँ। रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं आरपीएस से जो पदाधिकारी है राजू, उनसे बात कर रहा हूँ। आपने सपोर्ट किया है, तो आपसे क्या मुद्दा, आप क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? चिपळूण संगमेश्वर के आमदार शेखर जी निकम सर है, उसने बहुत काम किया है। और जो बार बार कहते हैं लोग कि संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा, तो होगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 9 महीने 18 दिन में जो संविधान बनाए हैं, बहुत मेहनत की है। और संविधान बदलना इतने मामूली सी बात नहीं है। कोई भी आता है संविधान बदलता है, संविधान बदलने को जा रहे हैं ऐसा करके वोट मांगता है, ये गलत है। 2022 में आमदार शेखर जी निकम सर, सभी पार्टी का उसमें योगदान है। शेखर जी निकम ने जो काम किया है, जो महापौर आया था, वो काम गरीब श्रीमंत सब लोगों को अच्छा काम किया है और उनको दुआ दे रहे हैं सब लोग। मैं भी अपने चिपळूण तालुका के तरफ से दलित लोगों के तरफ से बोलता हूँ कि जितने बार शेखर सर उस बस्ती में गए, इधर जिधर कुछ भी होता है तुरंत शेखर जी निकम उधर जाता है और लोगों को मदद करता है। धन्यवाद। ये महाराष्ट्र का 2024 विधानसभा चुनाव ये अलग है। बीजेपी अमित शाह मोदी जी ने जो आरोप किया था 70,000 कोटी गफला हुआ है, वही अजीत पवार को अपने पार्टी में लेके उनको उप मुख्यमंत्री किया। ये इस बारे में महाराष्ट्र में सब धर्म के सब जाति के लोग पहचान गए। ये खाली हर एक को आरोप करते, सीबीआई ईडी इंक्वायरी लगा के हर ताकत का तन मन जैसा बोलते धन से पूरा राज्य अभी चला रहे हैं। क्या होगा अभी, क्या होगा आपको लगता है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरदचंद्र जी पवार, नाना पटोले, बाळासाहेब कोकण में क्या होगा? रत्नागिरी जिला में क्या होगा? 60-40 होगा कोकण में। 6 सीट महाविकास आघाड़ी के आएंगे, 40%। तो ये तो सारे मुद्दे थे, लोकल लेवल पे थे, नेशनल लेवल पे थे, उसने उठाया और अभी प्रचार भी आगे जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया न्यूज के लिए सतीश कदम, रत्नागिरी।